हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश बहुत सरल तरीके से सीखने वाले हैं। आज हमारी पहली क्लास है, स्टार्ट करेंगे हम। आज चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में हमें क्या सीखना है। सबसे पहले हम किस चीज़ के किस टॉपिक को सीखें, और वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप पहली बार इस तरीके से इंग्लिश सीख रहे होंगे। मेरा प्रयास ये है कि उन हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास या इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत हमारे वीक भी बच्चे हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले से थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते भी हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं जिनको हर बच्चा एक साथ याद नहीं रख पाता है, जिसके कारण होता ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है सेंटेंस बनाने की या कोई एरर आती है, गलतियाँ होती हैं उनको देखने की, तो आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो हमारा जो आज ये जो सेशन है या ये जो क्लास है, ये कैसे स्टार्ट होने वाली है कि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे। और बेसिक तरीके में हमें इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश में सीखना क्या है, तो हमारा जो पर्पज़ है वो है कि सर हमसे सेंटेंस बनाने आने लगे। राइट, सबका पर्पज़ यही है। अब सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस बनाने में आप में से अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चीज़ कौन सी होती है, या पहले आपको किन चीज़ों को सीखना होगा। तो पहले समझते हैं कि जब एक सेंटेंस को बनाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है। सबसे पहले आता है एज सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसी प्रकार आगे वर्ड आते जाते हैं, जो भी वर्ड होते हैं। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया जाएगा। इस फॉर्मूले के अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा। केवल इसी फॉर्मूले की मदद से आपको पूरे टेंस, इसी फॉर्मूले की मदद से आपको वॉइस, हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो हम वापस आते हैं किस पर जो चर्चा कर रहे थे कि हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती इन शब्दों की। ठीक है, इन शब्दों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम देखें तो अगर सब्जेक्ट ना भी हो, ऑब्जेक्ट ना भी हो, तब पर भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। और कंप्लीट सेंटेंस ऐसे भी होता है जिसमें आपको कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, तो आपका दूसरा एक तरीका हो जाएगा कि भाई सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब ही है और ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। राइट, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, मेन वर्ब मिलती है और ऑब्जेक्ट मिलता है। ये भी एक सेंटेंस का तरीका है। और कभी कभी आप केवल मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब अकेला एक सेंटेंस का काम करती है। जैसे आप बोलते हैं कम, तो कम क्या है, ये मेन वर्ब है, लेकिन ये पूरा अर्थ देता है इधर आओ, कम हेयर, इधर आओ, कम आओ, गो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक सेंटेंस में मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। और मेन वर्ब किस कैटेगरी में आ गई, वर्ड की। तो वर्ड पावर में बहुत सारे वर्ड होते हैं कि इंग्लिश में जो वर्ड हैं उनको हम 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक कैटेगरी जिसका नाम है मेन वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इसमें आपको मालूम होना ही चाहिए मेन वर्ब के बारे में। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करें तो मेन वर्ब, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हम दो चीज़ की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब होती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। तो एक वाक्य में दो क्रियाएं आपकी सम्मिलित होती हैं, एक होती है सहायक क्रिया मेन हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो ये जो सहायक क्रिया है, इस सहायक क्रिया की मदद से ही जो मेन वर्ब है वो चेंज होती है। ठीक है ना। तो मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब को आपको पता होना चाहिए कि 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो भी फॉर्म लगते हैं ना, या जो भी चीज़ें होती हैं मेन वर्ब के साथ, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाना, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही बनती है। और जो ये मुख्य क्रिया है, ठीक है, ये जो मुख्य क्रिया है ये इसी की मदद से चेंज होती है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक काम और करती है, जितने भी आपके टेंस चेंज होते हैं, टेंस केवल मेन वर्ब ही चेंज करती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से ही टेंस चेंज होते हैं। कैसे होते हैं आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वास्तव में हमें याद करनी पड़ेंगी क्या,
या कुछ और ऐसा तरीका है जिससे हम हेल्पिंग वर्ब को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, और उनमें से जो कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि आपको डायरेक्ट टेंस में यूज़ होती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। अब इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ा एक एक करके, ठीक है। कैसे, देखो हमने हेडिंग डाली भाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक हो गई आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मतलब वो वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मतलब वो वर्ब जो आपकी टेंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका मॉडल हेल्पिंग या मॉडल। ये जो होती हैं ये इनको कोई टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मूड के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये अलग एक सेक्शन है मॉडल का, ठीक। तो अभी हम मॉडल की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी भी दो हिस्सों में बांट के आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको वैसे ही करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता चल गई कि सर हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल। बस इतना याद करो, हो गया। अब उसके बाद आ जाओ आगे कि भैया जो प्राइमरी होती हैं वो कितनी होती हैं। तो प्राइमरी भी दो सेक्शन में बटी होती हैं। एक ऐसी प्राइमरी वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं, और ऐसी प्राइमरी वर्ब जो पास्ट टेंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि प्राइमरी फ्यूचर में यूज़ नहीं होती, तो बिल्कुल नहीं। फ्यूचर मॉडल से बनता है। तो वास्तव में जो टेंस होते हैं ना वो दो ही प्रकार के होते हैं। आगे हम अच्छे से समझेंगे जब हम टेंस समझेंगे, बट आप यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करें। तो प्रेजेंट में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब है, कुछ पास्ट में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब है। तो अब उनको कैसे याद करना है आपको, ठीक है। तो आपको उनको याद करने का है कि प्रेजेंट में सबसे पहले आप पहले नंबर पर क्या याद करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे डू और डज। ये प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और डिड ये पास्ट में यूज़ होती है। तो आपने कैसे याद किया, डू डज डिड, ठीक है, डू डज डिड। सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर आप करेंगे प्रेजेंट में इज़ एम आर। क्या करेंगे, इज़ एम आर, ठीक है। अब पास्ट में क्या हो जाता है इसका, वॉज और वर, वॉज एंड वर, ठीक, राइट। तो वॉज और वर हो गया, ठीक। थर्ड नंबर पर आपको याद करनी है हैव एंड हैज़। हैव एंड हैज़, ये हैव एंड हैज़ के कौन से टेंस में यूज़ होती हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, ठीक है। अभी हम टेंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि टेंस कितने होते हैं, क्या होते हैं, सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि आपको तरीका क्या है याद करने का, सरल। तो हमें हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, कितनी होती हैं अभी हम वो भी नहीं मालूम, हम धीरे धीरे कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को दो हिस्से होते हैं, हमने याद कर लिया, एक प्राइमरी दूसरा मॉडल। अब प्राइमरी पर आए तो प्राइमरी में भी आगे दो हिस्से में बटी है, प्राइमरी वो जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है और दूसरी जो पास्ट टेंस में यूज़ होती है। तो अब कितने हिस्सों में हमने बांट लिया, दो। अब इसके आगे भी हम कैसे और हिस्सों में बांट के कर रहे हैं कि पहले नंबर पर प्रेजेंट में तो डू डज और इसके साथ वाली है डिड, ये प्रेजेंट में यूज़ होती है, ये पास्ट में यूज़ होती है। फिर दूसरे नंबर पे आए तो इज़ एम आर, दूसरे पास्ट पे चले गए तो वॉज वर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आए तो हैव हैज़, किस में, प्रेजेंट में, और पास्ट में इसी की क्या हो गई, हेड, क्या हो गई, हेड, ठीक है, क्या हो गई, हेड। तो ये ऐसी आपकी जो टोटल है ये प्राइमरी वर्ब है। बड़ा आसानी से हमें याद हो गए। अगर हम इतनी भी याद कर लेते हैं तो अब हमें टेंस और वॉइस चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। हम कोई भी प्रकार का टेंस बना सकते हैं, कोई भी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं टेंस में, ठीक है, और वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, तो यहाँ पे है मॉडल, ठीक है। इसके भी टेंस होते हैं, ठीक, इसके अलग टेंस होते हैं। मॉडल को इसके टेंस के अलग से ही डिवाइड किया गया है। जैसे मॉडल को हम तीनों टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी वर्ब हैं जो ऐसी मॉडल वर्ब हैं जो प्रेजेंट में भी यूज़ होती हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं। कुछ मॉडल वर्ब ऐसी हैं जो पास्ट टेंस में ही यूज़ होती हैं, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में नहीं। और कुछ ऐसी हैं जो फ्यूचर टेंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब को कहलाते हैं। जैसे प्रेजेंट में आप अगर देखें तो कौन सी होती है, आप कैन को देख सकते हैं, कैन, ठीक है। और कौन सी हो सकती है, शुड, ये प्रेजेंट में यूज़ होने वाली है। और कौन सी हो सकती है, मे। और कौन सी हो सकती है, ठीक है, मस्ट। और कौन सी, और टू, है ना, और नीड और डेयर। ये ऐसी मॉडल हैं जो कि केवल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं, राइट। अब यहाँ पास्ट में यूज़ जो होती हैं वो कैन का कोड होता है, ठीक है, और
क्या होता है, माइट होता है, मेक अ माइट यहीं लिख देते हैं, मेक अ माइट होता है, ठीक है। और क्या होता है, कैन, वुड, और यहाँ पर वुड लिख सकते हैं हम, वुड। और एक होती है यूज्ड टू, क्या होती है, यूज्ड टू। ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पास्ट में। अभी मान लो कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इनका मीनिंग नहीं मालूम, तो आपको मीनिंग से कोई मतलब नहीं, और वास्तव में इनका विशेष कोई मीनिंग होता नहीं है, बहुत सरल मीनिंग होता है, ठीक है। वो हम समझेंगे। अब फ्यूचर टेंस में केवल 2 ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, एक विल होता है और दूसरा होता है शैल। क्या होता है, शैल। तो अब शैल का यूज़ तो बहुत सारे जो ग्रामरियन है वो करते नहीं है, ठीक है। अब आपको अधिकतर फ्यूचर टेंस में केवल विल का यूज़ मिलता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ क्या समझा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये इनकी कहानी है कि कैसे क्या हमें याद करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको याद करना है, चाहे जैसे ही तरीके से आपको याद हो। इनको याद किए बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, ठीक। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जो भी तरीका हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस तरीके से आप करेंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ही कम नियमों के द्वारा इंग्लिश सीखेंगे, ठीक। पहली चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो प्राइमरी हो गई, तो यहाँ पर भी डू, डज और डिड हैं, इनका तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। इनका अगर आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संदर्भ में बात करो तो कोई अर्थ नहीं होता है ना। अगर इसको मैन वर्ब में हम बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब जो आपको दिख रही है ना, ये मैन वर्ब से ही बनी है। उसमें से पहली है डू, क्या है, डू। दूसरी है बी और तीसरी है हैव, ठीक है। ये मैन वर्ब हैं, इसको हम ऐसा लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, टू, डू, टू बी, टू हैव। 3 मैन वर्ब से ये निकल के आई आपकी टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो इनका हमने बताया कि एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इनका कोई मीनिंग नहीं है इंग्लिश में। लेकिन इसका आप सब जानते हैं, है होता है, एम का आपको पता है, हूँ होता है, और आर के 2 मीनिंग होते हैं, एक हैं और दूसरा हो, ठीक है। इसी प्रकार इनका भी एज अ प्राइमरी कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका था होता है या थी, इसका क्या होता है, थे या थी, ये 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। और कैन का सकता है, मालूम है आपको, कैन का अर्थ क्या होता है, सकता है, सकता है। कुड का सकता था, सकता था। विल का गा, गे, गी, ठीक है। बिल्कुल सेम मीनिंग इसका भी होता है, सेल का, ठीक है। इसका भी मीनिंग गा, गे, गी होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है, ठीक। हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका अर्थ होता है चाहिए, इसका अर्थ होता है सकता है, इसका है चाहिए, इसका भी अर्थ होता है चाहिए, ठीक है। नीड का अर्थ आवश्यकता होना, है ना, और टू, ऐसा और टू आएगा, ठीक है। आवश्यकता होना, आवश्यक होना, ऐसा भी कह सकते हैं, या ज़रूरत होना। डेयर का अर्थ होता है साहस होना, साहस होना या साहस करना, ठीक है। यूज टू का अर्थ होता है आदि होना, आदि होना। माइट का अर्थ सकता था। तो इस प्रकार से इनके ऐसे मीनिंग होते हैं और बाकी किसी के मीनिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम दूसरी क्लास में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी मैन वर्ब आती है। क्या नियम है कि हम किसी सब्जेक्ट के साथ एक विशेष है ना हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करें, क्योंकि जो नियम आपने सीखे हैं ना, या जो आप सीखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन का हो, तो उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब रख दो, ये मैन वर्ब रख दो। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसके साथ ही रख दो। तो जो जनरल ग्रामर की बुक या लोग जो आपको पढ़ाते हैं, आपने सीखा है, यही चीज़ जो है ना वो आपको कंफ्यूज करती है और आपके दिमाग में डालती है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी हमारी है और बहुत आसान तरीके से आप सीखेंगे। केवल आप ये फॉलो करें कि आपको अगली क्लास जब आप ओपन करें तो उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब में ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो हमने आज की क्लास में सीखी हैं। अगली क्लास में हम आपको हर एक चीज़ बड़े अच्छे से लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट होगा आप फटाक से किसी भी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इन हेल्पिंग वर्ब में से मैन उसकी वर्ब रखेंगे या मैन वर्ब में से उसकी वर्ब रखेंगे, ठीक है।
और किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी मेन वर्ब आती है, क्यों आती है, ये भी रीज़न हम कल की क्लास में समझेंगे और जानेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।